ये पृष्ठभूमि थी, जिस पृष्ठभूमि के संघर्षों का परिणाम थी 5 अप्रैल 1957 को केरल में कम्युनिस्टों की सरकार का बनना। 28 महीने के कार्यकाल में इसने केरल को जो बनाया है उसके बारे में ज्यादा आंकड़ा देने की आवश्यकता नहीं है। आज देश का सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है तो केरल है। आज देश में सबसे अधिक उम्र तक जीने वाले नागरिक अगर कहीं पाए जाते हैं तो केरल में पाए जाते हैं। सबसे कम शिशु मृत्यु दर अगर कहीं पाई जाती है इस देश में तो केरल में पाई जाती है। सबसे बेहतर लिंगानुपात, स्त्री और पुरुषों की संख्या में बराबरी के मामले में भी केरल सबसे आगे है, और सबसे ज्यादा न्यूनतम वेतन पाने वालों के मामले में भी केरल सबसे आगे है। वो कितना आगे है इसके बारे में मैं केवल एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि अभी जब पूरी दुनिया भर में कोरोना फैला हुआ है, केरल वो प्रदेश है जहां पर 92 ईयर्स के 92 साल के एक बुजुर्ग को जब कोरोना हुआ तो वो ठीक होकर अपने घर पर आ गए हैं और पूरे स्वस्थ तरीके से जीवन को जी रहे हैं। गांव-गांव तक हेल्थ सिस्टम को, स्वास्थ्य के तंत्र को पहुंचाने का काम किया। कुमार राजेंद्र शर्मा जी ने, लोकलहर के संपादक ने जब आपके बीच में अपनी बात को रखा था तब उन्होंने इस रोचक जानकारी को दिया था कि पिछली बार जनवरी से लेकर 15 मई के बीच में केरल में लगभग 93,000 लोगों की नेचुरल डेथ हुई थी, प्राकृतिक मृत्यु हुई थी। इस बार न केवल कोरोना की मौतों को थाम लिया बल्कि इस बार इसी दौर में मतलब जनवरी से लेकर 15 मई के बीच में होने वाली मौतों की संख्या रह गई केवल 70,000 के आसपास। मतलब जो नेचुरल मौतें हुआ करती थी, स्वाभाविक प्राकृतिक मृत्यु हुआ करती थी, उनको भी इस कोरोना को थामने की वजह से केरल की जनता ने बेहतर हाइजीन के जरिए, केरल के हेल्थ सिस्टम ने बेहतर प्रबंधन के जरिए और केरल में वाम जनवादी मोर्चे की सरकार ने अपने बेहतर नेतृत्व के जरिए थाम लिया, लोगों को जिंदा रखने का मौका दिया। और इस सरकार ने जो सबसे बड़ा काम किया, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब आपको जमीन बदलनी है जिस पर यह खरपतवार पैदा हो रही है, पुरातन पंथ की और पौगा पंथ की, तो उस पर उसका सबसे बड़ा सवाल होता है जमीन का सवाल। जमीन बदलनी है तो जमीन का ही सवाल सबसे होता है, और वो है जमीन का बंटवारा। 1957 में ईएमएस के नेतृत्व में बनी हुई सरकार ने पहली बार इस देश में उस सीलिंग कानून को लागू किया जिस सीलिंग कानून के बारे में दिल्ली में बैठी हुई संसद केवल चर्चा किया करती थी। उन्होंने उसको लागू किया और उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि जिन पर ज्यादा जमीन थी उनसे जमीन छीनी, और जिनके पास जमीन नहीं थी या बहुत मामूली जमीन थी उनको जमीन मिली। किससे ज्यादा जमीन छिनेगी? जिसके पास ज्यादा जमीन होगी। ज्यादा जमीन वालों में कौन थे? ज्यादा जमीन वालों में नमूद्री भी थे। तुलनात्मक रूप से बाकी लोगों की तुलना में एक ठीक ठाक संख्या नमूद्री ब्राह्मणों की भी थी। और एक मजेदार प्रसंग उस जमाने में लोकप्रिय हुआ था जो मेरे पढ़ने में आया, और वो प्रसंग ये था कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, हमारे जो मिथक हैं, उन मिथकों में ये कहा जाता है कि परशुराम ने समुद्र के किनारे का ये जो इलाका है उस सारी जमीन को अपने फरसे की दम पर जीतकर केरल के ब्राह्मणों को भेंट किया था। और इसके बारे में वो धर्मग्रंथ और मिथक के वाले लोग ये कहते हैं कि वो केरल का जो आकार है वो भी जो मतलब नक्शे में जब आप केरल को देखते हैं तो वो फरसे जैसा दिखाई देता है। तो परशुराम ने फरसे की दम पर जीतकर ये जमीन हमको दी थी। तो मजाक ये चलता था कि केरल में फरसे के दम पर परशुराम ने जमीन जीतकर जो ब्राह्मणों को दी थी, वो जमीन 1957 में एक ब्राह्मण ईएमएस नमूद्रीपाद ने परशुराम की उस गलती को ठीक किया और वो जमीन जिनकी थी उनको वापस कर दिया। इस एक अकेले काम ने केरल के समाज में प्रगति लाने का जो बड़ा काम किया वो आज हम देख रहे हैं। जमीन का बंटवारा केवल रोजगार की या आमदनी की सुरक्षा का मामला नहीं। जमीन का बंटवारा आत्मविश्वास भी देता है। जमीन का बंटवारा व्यक्ति को दूसरे लोगों की गुलामी के शाप से भी मुक्त कराने का काम करता है। एक स्वावलंबन आता है, एक स्वाभिमान आता है।
भूदास के की जो दशा होती है उससे वो आगे निकल कर जाता है और खुद एक नागरिक के रूप में काम करता है। उसके बाद जो बाकी आर्थिक लाभ होते हैं उसके जरिए फिर बाकी के जितने भी और काम उठाए गए थे, खासतौर से शिक्षा के मामले में, खासतौर से स्वास्थ्य के मामले में, खासतौर से पूरी राजनीतिक व्यवस्था के लोकतांत्रिकरण के मामले में, पंचायत की जो प्रणाली थी, आदिवासियों को भी अधिकार दिए जाएंगे अपने इलाके में विकास करने का फैसला लेने के, ये सारे जो क्रांतिकारी बदलाव किए, इसकी वजह से देश और दुनिया के सामंत और पूंजीपति बिलबिला गए। उन्हें लगा कि बड़ी मुश्किल से अंग्रेजों के साथ रास्ता निकालकर उन्होंने अपने देश के पूंजीपतियों के लिए और सामंतों के लिए आज़ादी हासिल की है, और 1957 में ही अगर एक कम्युनिस्ट यहाँ पर जीतकर इस तरीके के परिवर्तन कर देंगे जिसकी चौंध पूरे के पूरे देश भर में जाएगी, जिसकी चमक सब जगह पर जाएगी, तो उसके बाद उनका राज चलाना मुश्किल हो जाएगा। और इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, जो उस वक्त कांग्रेस की अध्यक्ष हुआ करती थी, केरल के जितने भी प्रतिक्रियावादी और पुरातन पंथी लोग थे, जो बहुत बड़े बड़े मठ चला रहे थे, बड़े बड़े चर्चों में बैठे हुए थे, बड़ी बड़ी जमीन पर काबिज थे, शिक्षा के नाम पर भी एक बड़ा इजारा कायम किए हुए थे, जब उन सब के हितों पर हमला किया तो वो सारे लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने सारे एक हुड़दंग शुरू कर दिया। और उस हुड़दंग की आड़ में बाद में फिर 28 महीने बाद वो पहली सरकार थी आज़ाद हिंदुस्तान की जिसे राष्ट्रपति शासन का शिकार बनाया गया, जिस सरकार को भंग करके एक दूसरी सरकार की स्थापना वहाँ पर की गई, जो एक सोशलिस्ट पार्टी के नेता हुआ करते थे, पट्टम थानोपिल्लई टाइप के। घबरा गए वो लोग, वो समझते थे कि अगर ये कदम उठने लगे तो इन कदमों के बाद फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा बाकी के पूरे देश भर में काम कर पाना। लेकिन इतने काम किए जा चुके थे, उस 28 महीने के अंदर 88 कानून बनाए थे ईएमएस के नेतृत्व वाली सरकार ने, और उन 88 कानूनों में इतने बदलाव किए जा चुके थे कि सरकार को भंग करने के बाद भी धरती इतनी बदली जा चुकी थी कि अब कोई भी पार्टी आती तो उसको वापस ले पाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। जनता इस कदर जगाई जा चुकी थी, जनता के पास तक लाभ पहुंचाए जा चुके थे। ईएमएस 1967 में एक बार फिर मुख्यमंत्री बने और इस बार भी उनकी सरकार 2 साल से ज़्यादा नहीं चल पाई, उसको भी गिरा दिया गया तोड़फोड़ करके। लेकिन एक जो सिलसिला 1957 में केरल के बनते ही ईएमएस की अगुवाई में शुरू हुआ था, बाद की सरकारों को मन मार के हार के उन्हें जारी रखना पड़ा, और बीच बीच में हर 5 साल बाद कम्युनिस्ट पार्टी की, सीपीएम के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे की सरकारें बनती रही, जिन्होंने उन कामों को निरंतरित किया, और उसका नतीजा ये निकल के आया कि आज केरल वो केरल बन गया है जिसका उदाहरण दिया जा रहा है पूरी दुनिया भर में कि अगर महामारी पर काबू पाना है तो केरल जैसा मॉडल बनाना है। कम्युनिस्ट अपने मिशन के मामले में विलक्षण होते हैं, उसके लिए वो सब कुछ झोंक देते हैं। कबीर की तरह कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। वो केवल उपदेश देने का काम नहीं करते, वो विचार को व्यवहार में उतारते। ईएमएस तो और भी विलक्षण थे। 1939 में जब वो आज़ादी के आंदोलन में जेल गए, पहले फरार रहे फिर उसके बाद जेल गए, अंग्रेजों ने उनकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली। 1940 में जब वो जेल से छूट कर आए 2 साल की जेल काटने के बाद, तब अदालत की कार्रवाई करने के बाद उनकी वो संपत्ति उनको वापस मिली, और जैसे ही वो संपत्ति उनको वापस मिली तब तक वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो चुके थे। वैसे ही उन्होंने अपनी उस पूरी संपत्ति को बेचकर कम्युनिस्ट पार्टी का अखबार निकालने के लिए, देशाभिमानी निकालने के लिए, उसके लिए प्रिंटिंग प्रेस तैयार करने के लिए, उसके लिए बिल्डिंग खरीदने के लिए वो पूरी की पूरी संपत्ति दान दे दी, क्योंकि उस वक्त पार्टी पूरे केरल में उस अखबार को शुरू करने के लिए अभियान छेड़े हुई थी। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति दी। मुख्यमंत्री के नाते भी उनको जो मानदेय या वेतन मिलता था, या उसके बाद एक्स एमएलए के नाते भी जो पेंशन वगैरह उन्हें मिलती थी,
या वो बहुत लिखते थे। अपन बात करेंगे कि वो कितना लिखते थे। उस लिखने की वजह से अखबारों में, बड़े बड़े अखबारों में लेख के छपने के बाद उसका जो भुगतान उन्हें मिलता था, जो ऑनरेरियम या जो भी कुछ है, या उनकी जो किताबें छपती थी वो जो लाखों की संख्या में भी बिका करती थी और सैकड़ों किताबें लिखी उन्होंने, उन किताबों के बेचने से भी जो रॉयल्टी आती थी, ऐसा कोई भी पैसा उन्होंने नहीं लिया। वैसे सारे पैसे उन्होंने पार्टी के नाम पे, जैसे कोई किताब उन्होंने लिखी और उस किताब की जो 25% या 30% रॉयल्टी होगी, उस रॉयल्टी का भुगतान कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के फलाने अकाउंट नंबर में किया जाना चाहिए, इसका लिखकर वो पहले से ही दे देते थे। तो उनकी जितनी भी आमदनी थी, संपत्ति तो वो पहले दे ही चुके थे, उसके बाद भी उनकी जितनी भी आमदनी थी वो सारी आमदनी पार्टी के पास ही जमा होती थी और उनके जीवन का गुजारा एक कम्युनिस्ट पार्टी के होल टाइमर को मिलने वाली वेज से ही चलता था। इस मामले में भी वो एक तरीके से अनूठे और विलक्षण थे, जैसे कि आमतौर से कम्युनिस्ट होते हैं। लेकिन एक बात है, और इसमें मैं निवेदन करूंगा कि मेरी बात को बिल्कुल अतिरंजना या अतिशयोक्ति में नहीं लिया जाए, मैं बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहा। उन्होंने जितना लिखा है, हमें नहीं लगता, भारत की तो छोड़िए खैर, हमें नहीं लगता भारत में लिखने वाले नेताओं में एक ही नेता हुए हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगर सारे भाषणों को और प्रवचनों को और वो जो है इन सब को भी जोड़ लिया जाए तो गांधी जी के भी ग्रंथ हैं। लेकिन जितना लिखा है, भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में ही, दुनिया के भी राजनेताओं में ईएमएस सबसे ज्यादा अनूठे हैं इतना विशद लिखने के मामले। उनके निधन के बाद जो ईएमएस एकेडमी बनी थी और उस ईएमएस एकेडमी ने उनके सारे लिखे हुए को इकट्ठा किया है, अभी तक उसके 100 वॉल्यूम्स निकल चुके हैं, 100 वॉल्यूम। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं केवल संख्यात्मक तुलना के लिए आपको ये बताना चाहता हूं कि मार्क्स और एंगल्स ने जितना कुछ लिखा है वो 43 वॉल्यूम्स में इकट्ठा हुआ है। 2-3 वॉल्यूम्स उनकी चिट्ठियों के भी होंगे, मान लीजिए कि 45 ग्रंथ हैं वो। लेनिन ने जितना भी लिखा है वो 53 वॉल्यूम्स के रूप में इकट्ठा हुआ है, 53 ग्रंथ हैं। लेकिन ईएमएस ने जितना लिखा है वो अभी तक 100 ग्रंथ आ चुके हैं और अभी और भी एकेडमी का ये मानना है कि अभी और भी बहुत सारा साहित्य है जिसे वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है धरती पर जिस विषय पर वो बहुत ही सरलता और सहजता और प्रामाणिकता के साथ नहीं लिखते थे। वो क्रिकेट पे लिख सकते थे, वो फिल्म पे लिख सकते थे, वो केवल मलयालम फिल्मों पे नहीं लिख सकते बल्कि इटली और फ्रांस के फिल्म में किस तरीके की धाराएं चल रही हैं और उनमें किस तरीके के रुझान है, वो रुझान किस तरीके से ठीक है, किस तरीके से ठीक नहीं है, इस पर भी वो लिख सकते थे। वो व्याकरण पे लिख सकते थे, वो कविता पे लिख सकते थे, वो किस तरीके से भाषा का विकास हुआ है इस भाषा के विकास पे लिख सकते थे, वो किस तरीके से मानव समाज का विकास हुआ है। ऐसा कोई भी विषय नहीं था जिस विषय पर उन्होंने न लिखा हो। खेल से लेकर विज्ञान, कविता से लेकर व्याकरण, दर्शन से लेकर अर्थशास्त्र, किसी भी विषय पर वो लिख सकते थे। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि उनकी सबसे अच्छी बात यह थी कि वो बहुत ही कम शब्दों का इस्तेमाल करते थे, बहुत ही थोड़े में अपनी बात को, गूढ़ से गूढ़ बात को भी बहुत आसानी के साथ समझा दिया करते थे। आप सोचिए इतना सारा लिखने के लिए कितना पढ़ना होता होगा। मुझे याद आता है जब हम लोग मिलिट्री साइंस में पढ़ा करते थे तब हमारे साथ एक कलीग थे। उन कलीग के एक सीनियर रहे थे जो शायद कॉमेडी एमएस नमूद्रीपाद के समकालीन रहे होंगे, वो भी मलयाली थे। उन्होंने एक रोचक कहानी सुनाई कि जब वो फौज में थे, वो जो सज्जन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो एक बार एक ट्रेन में बैठकर दिल्ली से केरल की ओर जा रहे थे। ये कॉमेडी एमएस नमूद्रीपाद के शुरुआती दिन थे, मतलब 52 से लेकर 57 के बीच की कोई बात रही होगी, तब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे। उन्होंने बताया कि वो जयंती जनता नाम की एक ट्रेन चला करती थी, उसमें जगह नहीं मिली थी। उसने कहा कि मैं भी उस कंपार्टमेंट में, जनरल कंपार्टमेंट में खिड़की की सीट पे था और मेरे सामने वाली खिड़की की सीट पर ईएमएस थे, जो मुझे केरल में जाकर मालूम पड़ा कि ये कौन है। उस पूरे
42 घंटे की यात्रा में, उस मिलिट्री वाले ने लिखा है, उस पूरे 42 घंटे की यात्रा में ईएमएस पढ़ते ही रहे या थोड़ी बहुत देर के लिए नैप लेते रहे, बैठे बैठे पढ़ते ही रहे। और उसने कहा कि 4 बड़ी किताबों को उन्होंने न केवल पूरा किया बल्कि पता नहीं किस किस तरीके से वो एक कागज पर नोट भी लेते रहे, इस कदर पढ़ाकू थे। लेकिन इतने पढ़ाकू और इतने बड़े लिखाड़ होने के बाद भी उनकी एक खास बात यह थी कि वो विनम्र भी बहुत थे। हमने पढ़ा है एक उनका लेख जिसमें वो ग्रामसी को कोट कर रहे हैं, आंद्रे ग्रामसी को, और उसी लेख में एक जगह पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मुझे अफसोस है कि मैंने आंद्रे ग्रामसी को काफी देर बाद जान पाया, काफी देर बाद पढ़ पाया। मतलब इतने बड़े विचारक में भी ये बात है कि मुझे पढ़ना चाहिए था, इतना नई तरीके की बात कहने वाला व्यक्ति है, ये मुझसे छूट कैसे गया। तो ये जो विनम्रता होनी चाहिए वो भी थी। हमारे साथ उनका एक तजुर्बा है, 1984 में हम लोग जनवादी नौजवान सभा डीवाईएफआई का एक अखबार निकाला करते थे 15 रोजा, जिसका नाम था नौजवान। 1984 में वो यहाँ पर आए थे, तो हम लोग उनके पास विदा करने के लिए ट्रेन में बैठाने के लिए हम लोग गए थे। तो स्टेशन पे बैठे हुए थे, तो हमने बड़े नौजवान सुलभ जोश में, जैसे हमने बड़ा तुर्रम खां काम किया है, वो अखबार उनके सामने रखा, उन्होंने उसका पहला पेज देखा, पढ़ा, हिंदी वो पढ़ लेते थे, और उसके बाद 15 मिनट तक, 20 मिनट तक उन्होंने हमसे हिंदी भाषा किस तरीके से शब्दों को सूक्ष्म रूप में इस्तेमाल करने के मामले में उसके पास अच्छा प्रावधान है और हिंदी में क्या विशेषता है, उस पर बात करते करते तमिल में और मलयालम से उसकी क्या भिन्नता है, इस पर 20 मिनट पर उन्होंने हमारा भाषा विज्ञान का एक क्लास ले लिया, जो इसके पहले हम लोगों ने कभी नहीं सुना था। इतनी सरलता के साथ उन्होंने बताया। तो ये जो बात थी, ये मतलब उनके पढ़ने लिखने के प्रति उनकी जिद और हर विषय पर लोगों को सचेत करने की उनकी जो कोशिश थी, वो भी एक कमाल की थी। और ये भी एक काफ़ी बड़ी ज़रूरी बात है जो हमें करना होता है, क्योंकि अंततः लड़ाई मैदान में भी होती है, लेकिन अंततः लड़ाई किस नतीजे पर पहुंचती है, इसके लिए लड़ाई दिमाग में भी करनी होती है। दिमाग में भी पड़ी हुई बेड़ियों को भी तोड़ना पड़ता है। अब मैं आखिर में आ रहा हूँ, समय हो गया है, लेकिन मैं एक और जानकारी आपको देना चाहता हूं कि बहुत कम साथियों को यह बात मालूम है कि कॉमरेड ईएमएस के सीपीएम के राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद ही पार्टी अखिल भारतीय पैमाने पर भूमिका निभाने की स्थिति में आ पाई। उससे पहले पार्टी की यह समझदारी थी, सीपीएम की ये समझदारी थी कि हमें मजबूत इलाकों में अपना काम कंसंट्रेट करना चाहिए जहां पहले से है, और उनसे जो सटे हुए इलाके हैं, उनके पास के जो क्षेत्र हैं, वहां पर धीरे धीरे करके विस्तार करना चाहिए। पूरे देश भर में एक साथ कोशिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये समझदारी थी, एक खास तरीके की परिस्थिति की वजह से या राजनीतिक समझ के आधार पर वो विकसित हुई थी। इस बीच में 2 बड़ी घटनाएं हुई जिनकी वजह से पार्टी के अंदर मंथन चला कि हमें पूरे देश के पैमाने पर एक ऑल इंडिया रेवोल्यूशनरी पार्टी के रूप में उभरना होगा। पहली घटना थी 1972 से लेकर 77 के बीच में पश्चिम बंगाल में जो अर्धफासिस्ट आतंक चला। ये त्रिपुरा में भी चला, ये केरल में भी चला, लेकिन पश्चिम बंगाल में कुछ ज्यादा ही चला। कोने में एक तरफ आइसोलेट करके कुचलने की कोशिश की गई। उसके बाद 1975 से लेकर 77 के बीच में पूरे देश भर में इमरजेंसी थोप दी गई, आपातकाल लगा दिया गया। इन दोनों बदली हुई परिस्थितियों ने और पूरे देश में आजादी के बाद जिस तरीके के परिवर्तन हुए थे भौतिक समाज के अंदर, संसाधनों के, संचार साधनों के, उन सब के आधार पर पार्टी ने विचार किया और हावड़ा में एक जगह है सालकिया, वहां पर प्लेनम करके ये राय बनाई कि हमें अखिल भारतीय पैमाने पर पार्टी के हस्तक्षेप को बढ़ाना होगा, पार्टी के विस्तार को पहुंचाना होगा, वरना हम मजबूत इलाकों में भी इस काम को, अपनी पार्टी और आंदोलन को बचा पाने में मुश्किल में पड़ जाएंगे। और उसके आधार पर एक जन क्रांतिकारी पार्टी की समझ बनाई गई, ऑल इंडिया मास रेवोल्यूशनरी पार्टी। कॉमरेड ईएमएस नंबूदिरीपाद इस समझदारी को लागू करने के लिए जो केंद्रीय कमेटी थी, उस केंद्रीय कमेटी के महासचिव बने। उसके बाद का दौर का इतिहास आप जानते हैं। इस पार्टी ने इस देश की राजनीति को और इस देश की राजनीतिक दिशा को प्रभावित किया।
नए नए जन संगठनों का, डीवाईएफआई का, एडवा का, महिला समिति का, नए नए जन संगठनों और जन आंदोलनों का विकास हुआ। पार्टी का मुख्यालय जो कलकत्ता में हुआ करता था, वो वहां से कलकत्ता से उठकर दिल्ली में आया। पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर आई। ये वो पूरा समय था जिस पूरे समय में इस नई समझदारी को लागू करने के लिए कॉमरेड एम.एस. नंबूदरीपाद ने महासचिव के रूप में, पूरी पार्टी ने ये भूमिका निभाई, लेकिन पार्टी के महासचिव के रूप में उनका योगदान बहुत उल्लेखनीय योगदान है। उन्होंने वैचारिक स्तर पर भी ये जरूरी क्यों है वो भी स्पष्ट किया। उन्होंने इस बात को भी साफ किया कि जन पार्टी बनाने का मतलब क्रांतिकारिता को छोड़ना नहीं है, और उस पार्टी के सांगठनिक ढांचे के लिए भी जिस तरीके की आवश्यकताएं थी उनको किया। तो वो एक ऐसे विलक्षण व्यक्ति थे भारतीय राजनीति के, जो न केवल नीचे से ऊपर, नीचे से नीचे की लड़ाइयों को लड़ते लड़ते क्रांतिकारी संघर्ष तक वो पहुंचे थे। और मैं उन चीजों का जिक्र नहीं करना जो उनकी बड़ी भूमिका थी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन में चर्चा के वक्त भी जो उनके हस्तक्षेप हुए, और भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन में भी वैचारिक सवालों को लेकर उनका जो योगदान था, मैं उस पर बातचीत नहीं कर रहा। लेकिन वो हाजिर जवाब और विनोदी भी गजब के थे। जिन्होंने ईएमएस को सुना नहीं है वो नहीं समझ सकते कि ईएमएस के बोलने का अंदाज क्या था। जब हम ये कहते हैं कि ईएमएस हकलाते थे, तो हम नहीं समझ सकते, जो जिन्होंने नहीं सुना है, कि वो किस कदर हकलाते थे। एक वाक्य को बोलने में भी उनको 3-3, 4-4 व्यवधान लेने पड़ते थे, ब्रेक लेने पड़ते थे, आवाज नहीं निकलती थी उनसे, इस कदर हकलाते थे। मैं व्यक्तिगत टीका टिप्पणी में नहीं जा रहा हूं, लेकिन हम लोग जिस खानदान से हैं उस खानदान में हकलाने की बड़ी गौरवशाली परंपरा है। लेकिन हमारे खानदान में भी जो सबसे ज्यादा हकलाने वाले लोग हैं वो भी कॉमरेड ईएमएस की तुलना में बहुत कम हकलाते हैं, इतना हकलाते थे। लेकिन इसके बाद भी उनका जो साख थी, उनके द्वारा दी जाने वाली जानकारी के प्रति जो लोभ था लोगों के अंदर, उनकी जो प्रतिष्ठा थी, लाखों लोग सुनने के लिए आते थे उन्हें, लाखों लोग। केरल की ऐसी कई सभाओं में हमें शामिल होने का मौका मिला जब हम राष्ट्रीय सम्मेलनों में गए। लेकिन वो लोकप्रियता केवल केरल तक सीमित नहीं थी। वो जहां भी जाते थे वो अपने आप में एक नाम थे, अपने आप में एक हस्ती थे, बिना किसी टेलीविजन चैनल या रेडियो या अखबार के प्रचार के मोहताज हुए बिना। हमें याद आता है एक बार जब वो, हम जिस जिले में काम किया करते थे मध्य प्रदेश में एक कार्यकर्ता के रूप में, ग्वालियर, एक बार वो ग्वालियर आए थे। उनकी आम सभा में के 3 दिन बाद अटल बिहारी वाजपेयी, जो ग्वालियर के ही थे और अपने आप में बड़े हिंदी के काफी लोकप्रिय वक्ता माने जाते थे, उनकी ईएमएस की आम सभा में अटल बिहारी वाजपेयी जी की आम सभा की तुलना में ज्यादा लोग आए थे सुनने के लिए कि ईएमएस आए बोलने के लिए, जबकि वो हकलाते हकलाते बोल रहे थे। तो जो कहानी मैं सुनाना चाहता हूं वो ये कि एक बार बीबीसी के संवाददाता ने उनसे पूछा कि क्या आप हमेशा हकलाते हैं? ईएमएस ने कहा नहीं, केवल बोलते से मैं हकलाता हूं। इसका मायने है, इसका मायना यह था कि मैं केवल बोलने में हकलाता हूं, सोचने या करने में नहीं हकलाता। और ये ऐसी बात है, और ये ऐसी बात है कि वो सच बोलने के मामले में कभी नहीं हकलाए। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन में आई हुई चुनौतियां हों, चाहे वो भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन में आई हुई दिक्कतें हों, या 1991 में जब पूरी दुनिया भर में साम्यवाद और समाजवाद और मार्क्सवाद की विचारधारा का पिंडदान करने की बात की जा रही हो, वो समय हो, वो विचारधारा के सवाल पर और संघर्ष के सवाल पर कभी नहीं हकलाए। उन्होंने दृढ़ता के साथ वही सही पोजीशन ली जो सही पोजीशन लेनी चाहिए। ईएमएस असाधारण थे, इसमें कोई शक नहीं है, मगर एक सवाल है, और वो सवाल यह कि भारतीय राजनीति में जितने भी असाधारण और प्रेरक व्यक्तित्व हैं, और ये बात मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, वो सारे के सारे वामपंथी क्यों हैं? उनमें से ज्यादातर कम्युनिस्ट क्यों हैं? बाकी की राजनीतिक विचारधारा की बिरादरियां इस मामले में कंगाल क्यों हैं? कम्युनिस्ट दिखने में साधारण होते हैं लेकिन चरित्र में असाधारण होते हैं। राजस्थान के साथी जानते हैं शिवपत सिंह कौन थे?
त्रिलोक सिंह का योगदान क्या है, कॉमरेड हरिराम चौहान का योगदान क्या है, हेतराम बेनीवाल जी हमारे बीच में है। ये वो असाधारण लोग हैं। ऐसे न जाने कितने असाधारण कार्यकर्ता जिलों में हैं, तहसीलों में हैं, अपने ग्रामीण अंचलों में हैं, क्यों होते हैं? और ऐसे लोग केवल लाल झंडे के साथी क्यों होते हैं, कम्युनिस्टों के साथी क्यों होते हैं? मुझे लगता है कि इसकी 2-3 वजह हैं जिन्हें बोलकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। और वो वजह यह है कि कम्युनिस्ट पिछलग्गू नहीं होते, लकीर के फकीर नहीं होते, ऋचा को कंठस्थ नहीं करते, परिस्थिति के मर्म को समझते हैं और उसके हिसाब से सोचने समझने और विचारशील प्राणी की तरीके से तय करते हैं कि अब किया जाना चाहिए। उनकी समझ अंधश्रद्धा के आधार पर आधारित नहीं होती, अंधविश्वास पर नहीं होती, पहले से ऐसा चला है तो अब भी चलेगा नहीं होती, बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से किस तरीके से हमें अपने रास्ते को तय करना है, इस वैज्ञानिक आधार पर होती है। सोचने समझने का तरीका वैज्ञानिक होता है। विचार को व्यवहार में जीते हैं और उस विचार को व्यवहार में जीते हुए उस विचार की रक्षा के लिए मरने के लिए भी तत्पर होते हैं। और जैसा कि कहा जाता है, विचार वही जिंदा रहते हैं जिनके लिए लोग जान देने की ताकत रखते हैं। कम्युनिस्ट उपदेशक नहीं होते, वो आइडिया नहीं देते, वो कहते हैं, जो कहते हैं उसकी शुरुआत घर से करते हैं, जैसे कि ईएमएस ने की। वो जिस विचार को समाज में लागू करना चाहते हैं, जिसके लायक समाज को बनाना चाहते हैं, वो अपने जीवन में लागू करके उसको दिखाते हैं कि चाहे जितनी मुश्किल हो, चाहे जितनी कंगाली हो, चाहे जितनी आर्थिक संकट हो, लेकिन संघर्ष को जारी रखना है। शोषण के सारे रूपों से जूझते हैं कम्युनिस्ट, इसलिए वो विलक्षण होते हैं। और शोषण का जो साड़ है उसको मंत्रों से सिद्ध करने की कोशिश नहीं करते हैं, उसको सींग से, सीधे सींग से पकड़ने का काम करते हैं। असली विलक्षणता वही है। असली विलक्षणता है विचार को व्यवहार में लागू करने की कितनी शक्ति और कुव्वत है आप में, कितनी जिद है आप में। और यही जिद 23 साल के भगत सिंह को इस देश का नायक बनाती है। यही जिद चे गुवेरा को चे गुवेरा बनाती है। यही जिद ईएमएस को एक ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व बनाती है जिन्हें हम आज भी याद कर रहे हैं और जिन्हें न जाने कब तक, जब तक कि उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलकर इस देश का पूरा कायाकल्प नहीं कर दिया जाता, तब तक वो हमारे झंडे पर है, हमारे मार्गदर्शक है। और उसके बाद भी इस देश और दुनिया की मानवता उनको याद करेगी, इतना बड़ा उनका योगदान रहा। जीवन के बारे में कम्युनिस्टों का नजरिया पूरी तरीके से स्पष्ट होता है। और ये बात अगर ईएमएस को हम याद कर रहे हैं और उसमें अगर कॉमरेड कृष्णा पिल्लई को अपन याद नहीं करेंगे तो ये न्याय नहीं होगा। ईएमएस को पार्टी में लाने वाले कृष्णा पिल्लई थे। कम्युनिस्ट अपने जीवन के बारे में, विज्ञान के बारे में सच्चाई को जानते हैं। कृष्णा पिल्लई साहब की ये कहानी है कि जब वो 42 साल के थे, जवान थे, संगठनकर्ता के रूप में घूम रहे थे, 1948 में जब दमन बहुत ज़्यादा तेजी से था, तब वो एक गांव में भूमिगत हो गए थे, अंडरग्राउंड हो गए थे। और उस अंडरग्राउंड रहते वक्त ही उनको एक जहरीले सांप ने काट लिया। उन्हें मालूम था कि इस सांप के काटने के बाद उस गांव से अस्पताल जाने का कोई सवाल नहीं है और जब तक अस्पताल पहुंचेंगे तब तक बचने का भी कोई प्रश्न नहीं है। उन्हें मालूम है कि वो जा रहे हैं, लेकिन उस जीवन के आखिरी 5-10 मिनट के क्षण जो सांप के, जहरीले सांप के काटने के बाद उनके पास थे, उसमें वो घबराए नहीं, गिड़गड़ाए नहीं, रेरियाए नहीं, बल्कि एक कागज उठा के बगल में से उस कागज पर 3 शब्दों का संदेश लिख कर दिया पार्टी के कॉमरेड्स के नाम। और वो 3 शब्द थे, संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष जारी रखना। उन्हें मालूम था कि वो अपनी भूमिका निभा के एक हादसे में जा रहे हैं, लेकिन दुनिया उसके बाद भी रहेगी, लड़ाई उसके बाद भी रहेगी। यही संघर्ष थे, बिल्कुल आखिरी वाक्य बोल रहा हूं मैं, यही संघर्ष थे जिसने 1937 में कृष्णा पिल्लई और ईएमएस सहित 4 लोगों द्वारा बनाई गई कम्युनिस्ट पार्टी की अंडरग्राउंड ब्रांच, केरल की पहली पार्टी शाखा
को 20 साल के अंदर अंदर 1957 में पहली केरल की सरकार में कम्युनिस्टों को बिठाकर जिताकर साबित कर दिया कि संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाते अगर वो योजनाबद्ध तरीके से लड़े जाते हैं। तो जो रास्ता कृष्ण पिल्लई ने दिखाया, जो रास्ता EMS नंबूदरीपाद ने बाकी के अपने पूरे जीवन में लागू किया, रास्ता वही है। और वो रास्ता है संघर्ष, संघर्ष, संघर्ष। और वो संघर्ष केवल आर्थिक सवालों पर नहीं, वो संघर्ष राजनीतिक सवालों पर भी होगा, विचारधारा में भी होगा, साहित्य में भी होगा, संस्कृति में भी होगा। और वो संघर्ष उन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी होगा जिसे EMS ने तो जीत लिया था। काफ़ी हद तक केरल की जनता को भी उससे लड़ना और बाहर निकलना सिखा दिया था, लेकिन जिसे हिंदी पट्टी में किया जाना अभी ज़रूरी है और बाकी है। अगर हम EMS को याद कर रहे हैं तो हम EMS की उस दृढ़ता को भी याद करेंगे कि लड़ाई नीचे से शुरू होती है, लड़ाई उस समुदाय से शुरू होती है जिस समुदाय में, जिस ग्रामीण इलाके में, जिस परिवेश में हम लोग रहते हैं, और उसके बाद उस लड़ाई को क्रांतिकारिता की मंजिल तक पहुंचाया जाता है। आखिर में ये कि हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम उस अखिल भारतीय किसान सभा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं जिसकी स्थापना 1936 में लखनऊ में जिस सम्मेलन में हुई थी, कॉमरेड EMS नंबूदरीपाद उस सम्मेलन के एक डेलीगेट थे। उन्हें अपनी आदरपूर्वक स्मरण करते हुए हम ये विश्वास करते हैं कि उनका लिखा हुआ और उनका किया हुआ हमें आगे आने वाले दिनों में भी प्रेरित करता रहेगा। कॉमरेड EMS नंबूदरीपाद जिंदाबाद। आप सबको आभार, शुक्रिया।